हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं विवेक कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे लूसेंट क्लास का आज दूसरा दिन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज सेकंड क्लास जो है लूसेंट का हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्लास आप लोग देखे होंगे, ठीक है। यदि उसमें कुछ सुधार, कुछ कमी रह गई होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट करें कहाँ पे कमी है। कमी को सुधार करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज सेकंड क्लास है, जैसा कि आप लोग को प्रोग्राम दिया हुआ था। तो फर्स्ट क्लास हम लोग का कंप्लीट था, सिर्फ एक दिन हम लोग ख़त्म हो गया। आज क्लास का ये सेकंड क्लास है, जो हिस्ट्री में 3-4 नंबर पेज, ज्योग्राफी में 67-68 पेज, इकोनॉमिक्स में 127 to 128, पॉलिटी में 162 से 163, बायोलॉजी में 248 से 249, मिसलेनियस में 290 से 291। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को कल बता दिया गया था, इसी अनुसार आप लोग पढ़ कर आए होंगे, मुझे विश्वास है। और इसी चैप्टर से जो है, इसी पेज से आपका क्वेश्चन इसमें से सम्मिलित किया गया है 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन को कल के तरह ही हम लोग जो है आज फिर से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है किस अभिलेख में किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, मंदसौर का अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। बताइए, सर्वप्रथम में भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख में हुआ था। किस अभिलेख में हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख में हुआ था। भारतवर्ष हाथी गुफा अभिलेख में हुआ था। ठीक है, उसके हाथी गुफा अभिलेख, इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले इसकी विशेषता यही है कि यही एक ऐसा अभिलेख था, ठीक है, जो तीर्थ रहित था। तीर्थ रहित अभिलेख बोलेगा तो हाथी गुफा अभिलेख तीर्थ रहित अभिलेख, यानी इस अभिलेख में कोई तिथि या कोई जो है डेट का कोई वर्णन नहीं किया गया है। दूसरा ऑप्शन है जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, तो जूनागढ़ का अभिलेख, या इसे ही हम लोग कहते हैं गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख या गिरनार का अभिलेख जो है, जिसका शासक जो है रुद्रदामन। शासक कौन था उस समय? रुद्रदामन। और हाथी गुफा अभिलेख, उसमें शासक कौन था? तो कलिंग का राजा खारवेल था। कलिंग राजा कौन था? खारवेल था, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख का शासक था कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ का अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख कहते हैं, जिसका शासक था रुद्रदामन। तीसरा अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है, इसका शासक था मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन शासक था। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन में ऐहोल अभिलेख, इसका शासक था पुलकेशिन द्वितीय इसका शासक था। ठीक है, मंदसौर जो अभिलेख है, इसी अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों का पता चला था। चलिए, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। इसके लिए हम लोग जो पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 हम लोग अभिलेख पढ़ लिए। हाथी गुफा अभिलेख, यही ऐसा अभिलेख था जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ था। और हाथी गुफा अभिलेख में जो है कोई तिथि का चर्चा नहीं है, किसी भी तरह कोई डेट का चर्चा नहीं है। ठीक है, इसमें शासक कौन था? तो कलिंग राजा खारवेल था। दूसरा हम लोग पढ़े जूनागढ़ का अभिलेख गिरनार अभिलेख है, या कहते हैं इसका शासक था रुद्रदामन। शासक कौन था? रुद्रदामन। तीसरा है मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों का पता चला है, और मालवा नरेश यशोवर्मन है। इसके अलावा 1-2 और अभिलेख है, जैसे भित्री एवं जूनागढ़ का अभिलेख। भित्री एवं जूनागढ़ का अभिलेख बोलेगा तो स्कंदगुप्त। इसका शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। कौन था शासक? स्कंदगुप्त था। ठीक है, ग्वालियर का एक अभिलेख पूछता है। ग्वालियर का अभिलेख, इसका शासक कौन था? ग्वालियर का अभिलेख का शासक था प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार
नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज था। कौन सा था? प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम लोग अलग कर देते हैं। चलिए, इसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पढ़ें क्या कि भारतवर्ष का जिस किस अभिलेख में हुआ है, तो आपका हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। ठीक है, 1400 ईस्वी पूर्व में जो है अभिलेख बोगाज, कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता, वहीं पे आपका इसका नाम मिलता है। ठीक ना, अभिलेख में वहीं नाम मिलता है, मित्र, वरुण, इंद्र, नासय, अश्वनी कुमार नाम से वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन जैसे जानते हैं कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी बोले किस अभिलेख में मिलता है, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख। क्या चर्चा इसमें है भाई? तो भीतरी जो है स्तंभ अभिलेख में चर्चा किया गया कि सर्वप्रथम भारत में हून पर जो आक्रमण हुआ था वो इसी अभिलेख में चर्चा किया गया। पूछेगा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो आपका एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से जो है सबसे पहले सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो है किसमें मिला था? एरन अभिलेख। शासक कौन था उस समय? भानुगुप्त। शासक किसे कौन था? भानुगुप्त। एरन अभिलेख से किसका चर्चा मिलता है? एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख से क्या मिलता है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलता है हून आक्रमण की जानकारी। इससे मिलता है हून आक्रमण की जानकारी मिलता है। ठीक है, इससे क्या मिलता है? एरन अभिलेख से सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का लिखित साक्ष्य इससे मिलता है। ठीक है, बोलेगा कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। जितना सातवाहन के राजा था सारा का सारा जो है अभिलेख में चर्चा किया गया है, सभी अभिलेख में। ठीक है, बोलेगा मंदसौर अभिलेख से क्या? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से। अभी हम लोग जैसे पढ़े कि मंदसौर अभिलेख से जो है क्या चर्चा किया गया है? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों का पता चला है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से। तो ये सब कुछ अभिलेख था। जैसे बोलेगा बुर्जहोम, तो बुर्जहोम से बोला क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो बुर्जहोम आपका कश्मीर में है। गड्ढा घर जो है ना, गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम बोलेगा बुर्जहोम से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम, यानी कश्मीर में जो है। ठीक है, इसमें इसी से जो है उतरने वाली सीढ़ी का साक्ष्य मिला है। उतरने वाली सीढ़ी का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, इसी साक्ष्य मिला है। चलिए और कुछ देखते हैं। जैसे प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? प्राचीनतम सिक्कों को उस समय क्या कहते थे हम लोग? प्राचीनतम सिक्के के यदि पूछा जाए क्या कहते थे? प्राचीनतम सिक्के को आहत कहते थे। प्राचीनतम सिक्के को आहत पूछता है क्वेश्चन कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? तो प्राचीनतम सिक्के को हम लोग आहत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम बोला कि सिक्कों पर लिखने का जो है कार्य किस शासक ने किया था? बोलेगा सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है सिक्कों पर लिखने का कार्य जो है यवन शासक ने किया था। ठीक है, किस शासक ने? यवन शासक ने किया था। ठीक है, अरिकमेडु जो पुडुचेरी के नज़दीक है उसमें से रोमन सिक्के, बोला कि रोमन सिक्के जो है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के जो है पुडुचेरी के निकट अरिकमेडु है, वहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, रोमन सिक्के। चलिए, तो ये सब चीज़ था। बोलेगा अभिलेख, हम लोग तो इतना पढ़ लिए। अभिलेखों का अध्ययन को एक बार बता दीजिए क्या कहते हैं? अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेखों का अध्ययन करते हैं हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं और डिस्कशन हम लोग करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर कि आग का आविष्कार जो है बताइए किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? बताइए आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में हुआ। ऑप्शन नंबर बी, आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में हुआ है। आपके पास 3 गो काल है, एगो आदि ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखने की कला तो प्रचलन था,
लेकिन उसके बावजूद भी लिखा पढ़ा नहीं जा सका। यानी लिखने का प्रचलन था इस काल में, ठीक है, उसके बाद भी लेकिन लिखा पढ़ा नहीं गया। इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, यानी आधा आधा ही सबूत रह पाया। लिखने कला था, लिखने पढ़ने का, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं था लोगों के पास कि वो लिख सके। और कुछ उस समय का जो है हम लोग के पास लिखित साक्ष्य जो है आद्य ऐतिहासिक काल से कुछ नहीं मिला है। दूसरा है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, एक ही चीज़ बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी काल में जो है मानव की जीवन मुख्य आधार शिकार था। इस समय क्या होता था कि शिकार जो है, इसी काल में जो है मानव ने शिकार करना सीखा। नव पाषाण काल में जो है, सॉरी नव पाषाण का नहीं, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में जो है, पूरा पाषाण काल में मनोरंजन के लिए पक्षी को मारते थे, जानवर को मारते थे, ठीक है, अब शिकार करते थे। और नव पाषाण काल में जो है कुछ ज्ञान हुआ, जिससे जो आग का आविष्कार किया, पहिए बनाया उस समय, ठीक ना। बोलेगा पहिए जो है, किस पेज ले लेते हैं यहाँ से, चलिए, बोलेगा पहिए जो है, पहिए किस काल का है, तो नव पाषाण काल का है, नव पाषाण काल का है। पहिया बोलेगा तो नव पाषाण काल का है, आग बोलेगा तभी नव पाषाण काल का है, पहिया आग। पूछेगा कि मनुष्य ने अस्थाई निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुआ। मनुष्य की जो है, मनुष्य मतलब मनुष्य को जो एहसास हुआ कि नहीं हम घर में रह सकते हैं, अस्थाई प्रवृत्ति का नहीं मतलब मनुष्य में अस्थाई प्रवृत्ति जो है किस काल में, नव पाषाण काल में। किस काल में, नव पाषाण काल में हुआ, ठीक। तथा उसने सबसे पहले बोलेगा कि मनुष्य ने जो है किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया था। किस जानवर को, कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था, ठीक है। बोलेगा मनुष्य ने जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। किस लिए प्रयोग किया था, तो कुल्हाड़ी बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले किस जानवर का प्रयोग किया, तो कुत्ता का प्रयोग किया। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो सबसे पहले जो तांबा धातु का प्रयोग किया। और इससे क्या बनाता था, इससे कुल्हाड़ी बनाता था। क्या बनाता था, कुल्हाड़ी से बनाया करता था, ठीक है। पूछेगा कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो कृषि का भी आविष्कार आपका नव पाषाण काल में हुआ है, क्योंकि इसी काल में ज्ञान हो गया था। तो नव पाषाण काल में कृषि बोले, पहिया बोले, आग बोले, सब जो है नव पाषाण काल का ही है, ठीक है। बोले कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। पूछेगा कि जब कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ तो सबसे पहले कुछ साक्ष्य वगैरह मिला या नहीं मिला, कहाँ क्या सबूत है भाई। तो प्रागैतिहासिक उत्पादन के आधार पर जो है मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, जहाँ से जो है फसल जो है गेहूँ वगैरह का साक्ष्य मिला है, ठीक है। सबसे पहले जो है गेहूँ वगैरह का साक्ष्य बलूचिस्तान वगैरह से मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। लेकिन बोलेगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मतलब मानव ने सर्वप्रथम चिन्हने वाला अनाज सबसे पहले कौन सा अनाज खाना शुरू किया, तो चावल। सबसे पहले जो है प्रयुक्त अनाज क्या था, चावल, ठीक है। सबसे पहले प्रयुक्त अनाज क्या था, चावल। बोलेगा कि जो भारतीय भारत में जो है, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूट फ्रूट जो है 1863 में पूरा पाषाण के औजार की खोज किया था। 1800 जिस समय हेनरी डोनाल्ड ने रेड क्रॉस का स्थापना किया, तो उसी समय की बात है कि 1863 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था, रॉबर्ट ब्रूस फुट व्यक्ति का नाम था। इन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण कालीन जो भी औजार था उसका खोज किया था। पूरा पाषाण जो है कालीन जो भी औजार था, औजार का खोज किया था। कौन व्यक्ति, रॉबर्ट बुट फ्रूट्स। कब किया था, 1863 ईस्वी में। बोलेगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो। सबसे प्राचीन नगर, भारत का सबसे प्राचीन नगर बोलेगा, प्राचीन नगर तो क्या बोलिएगा आप, मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। लेकिन सिंधी भाषा में इसका क्या है, मोहनजोदड़ो कभी कभी अर्थ पूछ देता है कि सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। इसे क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। असम का श्वेताब्रू गिबन भारत में पाया जाता है, एकमात्र मानव कपि था। बोलेगा भारत का एकमात्र जो है कपि, गोरिल्ला मानव कपि जो है
कौन था? तो उस समय श्वेतभ्रू गिबन जो है, श्वेतभ्रू इसका नाम था, श्वेतभ्रू गिबन, जो कहाँ पाया जाता था? असम में। कहाँ? असम में। चलिए नेक्स्ट पे ले लेते हैं हम लोग, आगे आते हैं। बोलेगा कि प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं? तब प्रागैतिहासिक काल जो है, जिस काल में जो है पढ़ा नहीं गया था, प्रागैतिहासिक काल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको है जो याद रखिएगा आप। प्रागैतिहासिक काल जो है, इसे याद रखना कि भीमबेटका की गुफाएं का शैलचित्र मिलता है। भीमबेटका की गुफा प्रागैतिहासिक काल के कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 साल पुराना है। 30,000 साल पुराना है। ठीक है, कौन सा? प्रागैतिहासिक काल का है। ठीक है, बोलेगा कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण, बोलेगा कि भारत में जो है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी का मिला। नर्मदा घाटी का मिला। बोलेगा प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफा कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण कहाँ किसका मिला? नर्मदा घाटी का मिला। ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या के प्रावैधिक विभेदन किया था। ठीक है, सबसे पहला व्यक्ति का नाम था क्या था? रिजले। रिजले ही व्यक्ति थे जो भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी, ये रिजले थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या विभाजित किया था। वैज्ञानिक आधार पर जो है, वैज्ञानिक आधार पर जो है जनसंख्या जो है, जनसंख्या विभाजित किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनमाली किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन बताइए, बनमाली जो है किस राज्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तीसरा नंबर ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। बताइए बनमाली किस राज्य में है? बनमाली आपका जो है हरियाणा जिला में है। किस राज्य में है? हरियाणा जिला में है। आपका सिंधु सभ्यता का एक स्थल था बनमाली। ठीक है, जो बोलेगा किस नदी किनारे? बनमाली जो है हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे। रंगोई नदी के किनारे। बोलेगा पंजाब में क्या था भाई? तो पंजाब में आपका रोपड़ है। रोपड़ पंजाब में है, किस नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे। किस नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे। गुजरात में क्या है? तो गुजरात में यहाँ पर रंगपुर है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। किस नदी किनारे? गुजरात जा कहाँ है? रंगपुर में है, मादर नदी किनारे। पंजाब रोपड़, पंजाब में क्या है? रोपड़। किस नदी किनारे है? सतलज। गुजरात में क्या है? रंगपुर। किस नदी किनारे? मादर नदी किनारे। हरियाणा में क्या है? बनमाली। किस नदी किनारे? रंगोई नदी के किनारे। अब राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में क्या है? कालीबंगन। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। फिर से रिपीट करते हैं, पंजाब में क्या है? रोपड़। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। गुजरात में क्या है? रंगपुर। किस नदी किनारे? मादर नदी किनारे। हरियाणा में क्या है? बनमाली। बनमाली किस नदी किनारे? रंगोई नदी किनारे। राजस्थान में क्या है? कालीबंगन। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। अब यहाँ पे एक दो खाली पॉइंट है, आप ध्यान से खाली देख लीजिए या नोट करना है, नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहला तो हड़प्पा, देखिए सबका लिखवा दे रहे हैं हड़प्पा, सब लोग जानते होंगे हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। ठीक है, पाकिस्तान में है, जानते हैं सब लोग। खोज किया था, इसका खोज जरूर पूछता है, दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी। कब? 1921 में। ठीक है, दूसरा पूछेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दूसरा बोलेगा मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है मोहनजोदड़ो। खोज कौन किया था? रखालदास बनर्जी। खोज कौन किया था? रखालदास बनर्जी। कब किया था? 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी किनारे, पाकिस्तान में है। खोज कौन किया है? रखालदास बनर्जी। कब किया है? 1922। ये दो को सिर्फ पूछता है उसका आदमी के नाम, बाकी जान लीजिए कुछ और, जैसे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो आपको पूछता है किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। चनहुदड़ो सिंधु नदी किनारे कहाँ है? तब पाकिस्तान में ही है। बोलेगा कालीबंगन, अभी हम लोग पढ़े कालीबंगन, घग्गर नदी किनारे कहाँ है? राजस्थान में, अभी हम लोग पढ़े कालीबंगन घग्गर है। बोले कोटदजी, कोटदीजी बोलेगा किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। कोटदीजी किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। कहाँ है?
सिंधु प्रांत में ही है, पाकिस्तान में। ठीक है। बोलेगा रंगपुर, रंगपुर जो है अभी हम लोग पढ़े, रंगपुर मादर नदी किनारे है, कहाँ है तो गुजरात में, अभी हम लोग पढ़े। और उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, रोपड़ पढ़े। रोपड़ कहाँ है, हरियाणा में, किस नदी किनारे, सॉरी पंजाब में है, किस नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी किनारे है। एक और पूछता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर पूछता है कहाँ, किस नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे। कहाँ है, यूपी में है, कहाँ है, यूपी में है। बोलेगा बनवाली किस नदी किनारे, रंगोई नदी किनारे। अभी हम लोग पढ़े बनवाली, बनवाली किस नदी किनारे, रंगोई नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा में है। धौलावीरा, बोलेगा धौलावीरा, धौलावीरा पूछता है लूनी नदी किनारे, धौलावीरा, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, कहाँ है, गुजरात में। धौलावीरा है गुजरात में। रिपीट कर देते हैं, हड़प्पा रावी नदी किनारे है, हड़प्पा आपका है, हड़प्पा पूछेगा तो रावी नदी किनारे। खोज कौन किया था, दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 में। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। खोज कौन किया था, रखालदास बनर्जी। कब किया था, 1922 में। चंदहुजड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। कालीबंगन जो है, बाकी सबका खोज करता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन ये दो आपका पूछता है। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे कहाँ है, राजस्थान में है। कोटदीज जो है सिंधु नदी किनारे है। रंगपुर है किस नदी किनारे, मादर नदी किनारे है। रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी किनारे है, पंजाब में आपका है। रंगपुर मादर नदी किनारे है, आपका कहाँ है, गुजरात में है, ये गुजरात आपका है। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी किनारे है, कहाँ है, यूपी में है। बनमाली आपका रंगोई में है। बनमाली कहाँ है आपका, तो हरियाणा में है। ठीक है। और धौलावीरा लूनी गुजरात में। चलिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या क्या था, सब हो गया। अब कहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घोड़े का अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुआ। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घोड़े का अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी घोड़े का जो पैर का जो चिन्ह है किस जगह से प्राप्त हुआ है, बताइए। पहला ऑप्शन है सुत कांगेडोर, पहला ऑप्शन क्या है, सुत कांगेडोर, पहला ऑप्शन है सुत कांगेडोर, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, यानी घोड़े का जो अस्थिपंजर है वो आपका सुत कांगेडोर, लोथल, कालीबंगन, सब तीनों जगह से जो है इसका घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हटा लेते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़े थे, सुत कांगेडोर, लोथर और कालीबंगन से घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में हम लोग क्या पढ़े थे, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़े थे, जिसको कांस्य युग भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं, कांस्य युग या ताम्र युग भी कहते हैं, ताम्र युग भी कहते हैं। ठीक है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आद्य ऐतिहासिक काल में जो भी लोग रहते थे मुख्य रूप से जो है द्रविड़ प्लस में भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय थे। ठीक है। उसके बाद सर जॉन मार्शल के जो है 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में सिंधु घाटी सभ्यता नामक उन्नत नगरी की विशेषता की घोषणा किया था। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नगर के जो है तत्कालीन सर जॉन मार्शल, याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल साहब ने जो है 1924 में ईस्वी में घोषणा किया था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सुत कांगेडोर कहाँ था, बलूचिस्तान में। ये पूरा असल हिंडन नदी किनारे है, हिंडन नदी किनारे। आलमगीरपुर बोलेगा तो मेरठ में है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर याद रखिए मेरठ में है, यूपी में। ठीक है। उत्तरी पूर्वांचल में है। चिनाब नदी के तट पर जो है मादा, जम्मू कश्मीर में है। और दाइमाबाद जिला जो है गोदावरी नदी किनारे, अहमदाबाद में। दाइमाबाद पूछता है कि दाइमाबाद जिला कहाँ है, तो अहमदनगर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक सेकंड, इसी में हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हो गया, इतना जान लिए सब लोग। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उसके बाद सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है किस तरह के सभ्यता था, सिंधु सभ्यता जो है
सिंधु सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। स्वतंत्रता जब प्राप्ति हुआ हम लोग का, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बोलेगा सबसे ज़्यादा स्थल हड़प्पा सभ्यता के कहाँ खोजा गया? तो वो गुजरात में खोजा गया। कहाँ खोजा गया था? गुजरात में खोजा गया था। चलिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा जगह खोजा गया गुजरात में, लेकिन सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो कहाँ है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। तो मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। हरियाणा किस जिला में है? हरियाणा के जो है जिंद जिला में स्थित है। हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 में जो है, इसकी खोज 1969 में सूरजभान सिंह ने किया था। कौन किया था? सूरजभान सिंह ने किया था। अगला पेज ले लेते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद कुछ हम लोग देखते हैं, जैसे लोथल और प्लस में सुतकोतदा। ठीक है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। दोनों क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल, सुतकोतदा दोनों क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। उसके बाद बोले कि जूते हुए खेत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जूते हुए खेत बोलेगा, जूते हुए खेत या और नक्काशीदार का साक्ष्य जो कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से मिला। कहाँ से मिला? कालीबंगन से मिला। कहाँ से मिला? कालीबंगन से। बोलेगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है। स्नानागार जो मिला था, स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला था। ये सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है। उसके बाद यदि बोलेगा आपसे कि अग्निकुंड, लोथल एवं कालीबंगन। अग्निकुंड जो है बोलेगा कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल प्लस में कालीबंगन। लोथल प्लस में कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लोथल प्लस में कालीबंगन। एक सेकंड, क्वेश्चन पेज ले लेते हैं। लोथल प्लस में कालीबंगन से प्राप्त हुआ। चलिए आगे उसके वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। एक और याद बात है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट आप याद रखिएगा कि मनके बनाने की कारखाना। बोलेगा कि मनके बनाने की कारखाना लोथल प्लस में चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल प्लस चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ। मनके बनाने की कारखाना लोथल प्लस चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। बोलेगा अगला पॉइंट कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी लिपि। इसका भाव चित्रात्मक का अर्थ क्या हुआ? कि लिपि जो है दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। अगला पॉइंट याद रखिएगा इसे। अगला पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि लेखन कला की उचित प्रमाण जो है विकसित करने वाला पहला सभ्यता आपका सिंधु सभ्यता था। उसमें क्या विकसित हुआ था? सुमेरिया। इससे क्या विकसित हुआ? सुमेरिया सभ्यता विकसित हुआ था। अब ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट कुछ याद रखिएगा आप कि सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाए थे। सिंधु सभ्यता के ही लोग थे। सिंधु सभ्यता के लोग ग्रिड पद्धति अपनाया था। ग्रिड पद्धति। जितना पॉइंट आपका लूसेंट में है एक एक चीज़ हम क्लियर करते चलेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यानपूर्वक खाली आप सुनिए। सिंधु सभ्यता के लोग जो है ग्रिड पद्धति अपनाया था। किस लिए अपनाया था भाई? तो नगरों और घरों को विन्यास करने के लिए। ठीक है।
घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलवा करके पीछे की ओर खुलवाते थे। किस काल के लोग? सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता के लोग जो है अपने घर के दरवाजे की जो खिड़की है, दरवाजा और खिड़कियां पीछे की ओर खुलवा करके जो है आगे की ओर ना खुलवा कर पीछे की ओर खुलवाते थे। ठीक है, केवल लोथल नगर के लोग जो है घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलवाते थे। एक और पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? तो इसका मुख्य फसल, सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ था। बोले सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए, यानी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते हैं। मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? शहद के लिए प्रयोग करते हैं। मिट्टी से बने हल का साच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिट्टी से बने हल का साच, मिट्टी से बने हल का साच कहाँ से मिला? बनवाली। मिट्टी से बने हल का साच कहाँ से मिला है? बनवाली। मिट्टी से बने हल का साच कहाँ से मिला है? बनवाली। अगला पॉइंट देखिए आप, अगला पॉइंट आप याद रखिएगा, मिट्टी से बने हल का साच बनवाली से रंगपुर एवं लोथल से चावल का दाना प्राप्त हुआ है। रंगपुर और प्लस लोथल से जो है चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर प्लस लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, यानी सिंधु सभ्यता में धान की भी खेती होता था। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ है। प्रथम साक्ष्य यदि बोलेगा तो लोथल से प्राप्त हुआ है, यदि हुआ है दोनों से, लेकिन प्रथम बोलेगा तो लोथल से बोलेगा। अभी हम लोग पढ़ लिए कि सुरकोतदा, कालीबंग एवं लोथल से क्या मिला था? सैंधा का घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग जो है तौल की इकाइयाँ संभवतः 19 के अनुपात 16 के अनुपात में थी। ठीक है, संभवतः किसके अनुपात में? 16 के अनुपात में थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता के लोग जो सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए जो 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी उपयोग करते थे। चलिए 2 गाड़ी या हो 4 गाड़ी के लिए आपका भैंस, दो पहिया या 4 पहिया के लिए भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, भैंस गाड़ी या बैलगाड़ी दोनों में से कुछ ही पूछेगा तो आपको मालूम है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया जो आपका सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता में एक अभिलेख है। ठीक है, उसका नाम है मेहुला शब्द का अभिलेख किया गया है। उसमें क्या, उससे अभिप्राय क्या है? तो मेहुला शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता। उसमें मेहुला शब्द के बारे में बताया गया है सिंधु सभ्यता के बारे में। मेहुला शब्द का अर्थ होता है सिंधु सभ्यता। संभवतः जो हड़प्पा संस्कृति का शासक वर्णित वर्ग के हाथों में था। ठीक है, पिग्गट ने, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पिग्गट नामक एक व्यक्ति था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। पिग्गट साहब ने हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की संज्ञा दी थी। विस्तृत साम्राज्य की संज्ञा दी थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को जो है, एक और क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता, एक एक पॉइंट हम क्लियर करवाते चलेंगे, आप टेंशन नहीं लेना आपको। सिंधु सभ्यता के लोग जो है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी, यानी धरती को उर्वरता देवी मानकर पूजा करते थे। धरती को उर्वरता देवी मानकर पूजा करते थे। किस काल के लोग? सिंधु सभ्यता के लोग। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलता है। वृक्ष पूजा प्लस शिव पूजा का जानकारी जो है आपका सिंधु सभ्यता से मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृदेवी की सर्वाधिक उपासना किया जाता था, सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, पशुओं में जो है कुबड़ वाला सांड जो है इस सभ्यता के लोग विशेष पूजनीय था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब जो है 4 क्वेश्चन यानी हिस्ट्री से हुआ और लगभग हम प्रयास किए कि सब क्वेश्चन यहाँ से निकालने का। ठीक है, 4 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से करवाएं और मैक्सिमम प्रयास किए कि सभी जो है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है क्वेश्चन आपका आ गया ज्योग्राफी से देखते हैं।
आपका सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है। और जो भी हम डिस्कशन करा रहे हैं सब लूसेंट का ही डिस्कशन है, एक पॉइंट इधर से बाहर नहीं है। यानी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, सारा कुछ आपका रिवीजन होते चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन सर आपको बोला है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। ऑप्शन में आपका बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है और शनि है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है बताइए। तो शनि ग्रह का जो है, शनि ग्रह, इसको हम मिटा लेते हैं, शनि ग्रह का जो है घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, शनि को हम लोग क्या कहते हैं, तो शनि को हम लोग कहते हैं सटर्न, SATURN, सटर्न। ठीक है, शनि ग्रह का जो है घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, हम पहले बुध से चर्चा करते हैं। ठीक है, पेज ले लेते हैं यहाँ से हम। बुध पहले क्या आता है, बुध ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले बुध है। बुध को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम मरकरी भी कहते हैं, MERCURY, मरकरी। एग्जाम में देखिएगा बुध के जगह मरकरी आपको हिंदी में लिख देगा, मरकरी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बुध दे या मरकरी, कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में ही मरकरी लिखेगा, हिंदी में भी आपको मरकरी लिखा मिल सकता है। तो इसलिए आपको हवड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बुध को मरकरी के नाम मरकरी भी कहते हैं इंग्लिश में, तो स्पेलिंग न दे करके मरकरी हिंदी में भी लिख सकता है। ठीक है, बुध के बारे में क्या क्या पॉइंट है देख लेते हैं, पॉइंट देखते चलते हैं। सबसे पहला चीज़ से पॉइंट है कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह, सूर्य का सबसे जो है नज़दीकी ग्रह बोलेगा तो बुध है। दूसरा पॉइंट, सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है, 2 घंटा पहले दिखाई देता है, 2 घंटा पहले दिखाई, किससे, सूर्य को निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई देता है, कौन, बुध। तीसरा पॉइंट, यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है, छोटा तो है ही सबसे और सबसे हल्का भी ग्रह है, कौन है, बुध। अगला पॉइंट, इसके पास कोई अब उपग्रह नहीं है, ऐसे बुध और प्लस शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला पॉइंट, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बुध ग्रह में जो है इसका सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसमें, बुध ग्रह में। अगला पॉइंट, ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय पूरी करती है, यानी 88 दिन में पूरा करता है, सबसे कम समय पूरा करता है, अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। ठीक है, सबसे कम समय पूरा करता है। यहाँ दिन, अगला पॉइंट, बुध में जो है दिन अति गर्म होता है और रात बर्फीला होता है, दिन जो है गर्म होता है लेकिन रात बोलेगा तो बर्फीली होती है, रात क्या होता है, बर्फीली होती है, दिन गर्म होता है यहाँ लेकिन रात बर्फीली होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लेते हैं आपका, उसके बाद मेरा ग्रह था शुक्र, बुध के बाद था आपका शुक्र। ठीक है, बुध के बाद कौन ग्रह, शुक्र, इसको कहते हैं वेनस, VENUS, वेनस। वेनस आपका हिंदी में भी दे सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इससे हम पॉइंट देखते हैं। वेनस पृथ्वी का निकटतम, 3 पॉइंट, पृथ्वी का बोलेगा निकटतम, पृथ्वी का निकटतम बोलेगा तो शुक्र है। सबसे चमकीला बोले, चमकीला, एक सेकेंड, चमकीला ग्रह बोले, पृथ्वी का निकटतम बोले, सबसे गर्म ग्रह बोले। ठीक है, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या यहाँ से पढ़े हैं, सबसे पहले तो शुक्र को हम लोग वेनस कहते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम है, चमकीला ग्रह भी इसे कहते हैं, इसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। अगला पॉइंट इसे क्या है, ठीक है, सांझ का, आप पूछिए कि सांझ का तारा क्यों कहते हैं, भोर का तारा क्यों कहते हैं, क्यों इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखलाई देता है। सांझ का तारा, भोर का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह जो है यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में जो है पूर्व दिशा में दिखलाई पड़ता है, शाम में पश्चिम दिशा में, सुबह में पूर्व दिशा। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़े, पृथ्वी का दिन निकटतम दिन बोले, चमकीला तारा बोले, गर्म ग्रह बोले, सांझ का तारा बोले, इसको भोर का तारा बोले, इसलिए क्योंकि यह शाम में जो है पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखलाई पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ी इसकी विशेषता शुक्र ग्रह की क्या है भाई, तो यह अन्य ग्रहों के विपरीत यानी क्लॉकवाइज चक्रण लगाता है,
क्लॉकवाइज चक्रण लगाता है शुक्र का, ठीक है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का भग्नी ग्रह, ठीक है। यह घनत्व, एक और क्वेश्चन, घनत्व में जो है, घनत्व, आकार, व्यास में पृथ्वी के समान होता है, में पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। क्या क्या हम लोग पॉइंट पढ़े भाई? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर पढ़े, एक बार देख लेते हैं। शुक्र ग्रह, इसको वेनस भी दे सकता है नाम, वेनस हिंदी में भी लिखा जा सकता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। चमकीला तारा इसको कहते हैं। इसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखलाई पड़ता है। दूसरा खास बात है कि यह क्लॉकवाइज चलता है। तीसरा है कि पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी इसे कहते हैं। घनत्व, आकार, व्यास में पृथ्वी के समान है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। अगला हम लेते हैं, कौन सा ग्रह है? कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, बृहस्पति ग्रह, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जुपिटर क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। पहला पॉइंट यहाँ, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा सौरमंडल का तो बृहस्पति। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम समय लेता है, मात्र 10 घंटा ही लेता है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने में बोलेगा धुरी पर चक्कर लगाने में कितना घंटा लेता है? 10 घंटा। लेकिन बोलेगा सूर्य की परिक्रमा करने में तो 12 साल लगाता है। बोलेगा धुरी यानी अपने अक्ष पे जो है घूमने में 10 घंटा लगाता है, लेकिन बोलेगा सूर्य को परिक्रमा करने में 12 साल लगाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। अगला पॉइंट कि बृहस्पति का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इसके उपग्रह, बृहस्पति के यानी उपग्रह जो है, इसके उपग्रह ज्ञानीमीड है। क्या है? ज्ञानीमीड है, जो पीले रंग का होता है। जो कैसा होता है? पीले रंग का होता है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा उपग्रह बोलेगा, सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो यही है, सबसे उपग्रह बोलेगा तो ज्ञानीमीड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड। चलिए, अगला हम कौन सा ग्रह लिए थे? तो अगला लिए थे मंगल, ठीक है। मंगल कलर ले लेते हैं। अगला मंगल लिए थे, मंगल। चलिए, मंगल को हम लोग क्या कहते हैं? मार्स। मंगल को हम लोग मार्स कहते हैं, या मार्स ऐसे भी लिखा आ सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। इसका रंग जो है लाल क्यों होता है, पूछ सकते हैं भाई। तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इससे हम देखते हैं कि यहाँ जो है पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, ठीक है। दोनों ध्रुव क्या है? ध्रुव समान है, ठीक है। एक 25 डिग्री कोण पर झुका है, जिसके कारण पृथ्वी समान ऋतु परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट इसे हम देखते हैं, इसके जो है दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। दिन का मान और अक्ष का झुकाव दोनों पृथ्वी के समान है, ठीक है। यह अपनी धुरी यानी अपने कक्ष पे जो है 24 घंटा में एक बार चक्कर लगाता है। 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है। कौन? मंगल। अगला पॉइंट कि इसके 2 उपग्रह हैं। उपग्रह इसके कितना है? 2। कौन कौन? फोबोस प्लस में डीमोस। कौन कौन है? फोबोस और डीमोस, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? 687 दिन लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? 687 दिन लगाता है। कौन? मंगल सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो बोलेगा ओलिपस मेसी जो है सबसे बड़ा सौरमंडल का ज्वालामुखी है। और सबसे ऊंचा पर्वत यदि बोलेगा तो आपका निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया, ठीक है। ओलिपस मेसी क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौरमंडल का ओलिपस मेसी। लेकिन सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बोलेगा तो निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। क्या है? माउंट एवरेस्ट से जो है 3 गुना ऊंचा है।
3 गुना ऊंचा है। ठीक है, इसी ग्रह में स्थित, सब इसी ग्रह में स्थित है। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। मंगल को मार्स ग्रह कहते हैं। यह मंगल कैसा होता है? तो लाल ग्रह होता है, जिसको रेड प्लेनेट कहते हैं। लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड इसमें मिला होता है, इसी कारण होता है। यहाँ पे दोनों ध्रुव होते हैं, एक 25 डिग्री पर झुका होता है। दूसरा चीज पॉइंट है कि यह पूरे अपने अक्ष जो है, पूरी धुरी पर जो है 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है। अगला पॉइंट है, इसके 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन? फोबोस प्लस डीमोस। अगला पॉइंट है कि मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में लगाती है। अगला पॉइंट है ओलिपस मेसी मंगल ग्रह में ही स्थित है, जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत बोलेगा तो निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहते हैं? बताइए। अगला क्वेश्चन आ गया कि किस ग्रह को जो है हरे रंग का ग्रह कहा जाता है? बताइए। हरे रंग का ग्रह किसे कहते हैं? तो हम लोग नेपच्यून को कहते हैं, यानी वरुण को। वरुण को ही हम लोग कहते हैं नेपच्यून, TUNE, नेपच्यून। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है? तो नेपच्यून को कहा जाता है। चलिए सब ग्रह को, यानी अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, यानी हम लोग को अरुण, वरुण, पृथ्वी देखना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से सबके बारे में। पहले हम लोग देखते हैं वरुण। क्या हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं? पता नहीं चल रहा है यहाँ से। चलिए वरुण। पहला पॉइंट इसे है, एक सेकेंड। पहला पॉइंट इसे है, इसकी खोज, एक सेकेंड क्या हो जा रहा है, एक सेकेंड कहाँ चला गया? वरुण। चलिए पहला पॉइंट, इससे पहला पॉइंट हम क्या याद रखेंगे? इसकी खोज जो 1846 ईस्वी में, वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जहान गोल साहब ने किए थे। किसने किए थे? 1846 में किसने किए थे? जहान गोल साहब ने किए थे। ठीक है, यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, सबसे दूर स्थित ग्रह है। कौन है? वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। दूसरा हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, यह हरे रंग का ग्रह है। कैसा? अभी पढ़े, वही क्वेश्चन था। हरे रंग का ग्रह है। यह हरे रंग जो है प्रकाश को शरीर करता है। इसके चारों ओर अति शीतल यानी मीथेन का बादल छाया होता है। मीथेन बोलेगा किस ग्रह में उपस्थित होता है? तो वरुण में उपस्थित होता है। अगला पॉइंट देते हैं कि इसमें उपग्रहों में टाइटन, इसका उपग्रह जो है, इसका उपग्रह, जैसे मंगल का उपग्रह देखते हो फोबोस और डिमोस, उसी तरह से वरुण का जो है उपग्रह है ट्राइटन। क्या है? ट्राइटन। इसका उपग्रह है टाइटन, नहीं टाइटन शनि का है, यह है ट्राइटन। ठीक है, क्या है? ट्राइटन। शनि का उपग्रह ट्राइटन है। ठीक है, शनि का उपग्रह ट्राइटन, लेकिन इसका ध्यान रखिए, वरुण बोलेगा ट्राइटन, और शनि, देखिए शनि के बारे में बता दो, शनि जो है शनि का उपग्रह है टाइटन। दोनों में अंतर है, देख लीजिए, दोनों में अंतर है। ट्राइटन है वरुण का, टाइटन बोलेगा तो शनि का। ठीक है, इसकी टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में किया था क्रिश्चियन हाइजन किया था 1665 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब अरुण देखते हैं, अरुण के बारे में। अरुण, ठीक, अरुण क्या है भाई? तो पहला पॉइंट, इसको कहते हैं यूरेनस, URANUS, यूरेनस। पहला पॉइंट इसे हम लोग देखते हैं, क्या है भाई पहला पॉइंट? तो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा पॉइंट, इसका तापमान जो है लगभग -215 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट, 1781 ईस्वी में इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल साहब ने किए थे। पहला पॉइंट क्या देखें, सबसे बड़ा जो है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसका जो है तापमान -215 होता है। इसका खोज 1781 में विलियम हर्शेल साहब ने किए थे। चौथा पॉइंट क्या है? तो इसमें जो है इसके चारों ओर जो है 9 वलय में से 5 वलय का नाम क्या है? 9 गो टोटल वलय हैं, जिसमें से 5 वलय क्या है? तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। क्या है? इप्सिलॉन। ठीक है, इसके बारे में अगला पॉइंट क्या है भाई? 5 नंबर पॉइंट, या अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर
दक्षिणावर्त में, जबकि अन्य ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की वामावर्त में घूमते हैं। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यही वो ग्रह है जो सूर्योदय की ओर यानी पश्चिम की ओर और सूर्यास्त में पूरब की ओर उगता है। और इसके सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। किसका? अरुण का। ठीक है, इससे दो और बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग हटा देते हैं। चलिए, इससे दो पॉइंट जो है आपको याद रखना है। इसके दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, एक से कलर चेंज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इसका उपग्रह का नाम क्या है? इसका उपग्रह का नाम टाइटेनिया है। देखिए, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है, आप कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। शनि का बोलेगा तो टाइटन, वरुण का बोलेगा तो ट्राइटन। देखिए, तीनों को लिख दे रहे हैं फिर से। शनि बोलेगा तो टाइटन, और अरुण बोल देगा टाइटेनिया, और वरुण बोलेगा तो ट्राइटन। क्या है? ट्राइटन। वरुण बोलेगा तो ट्राइटन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज़। चलिए, तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं। तीसरा हम लोग को पढ़ना है, तीसरा पेज हम लोग ले लेते हैं। तीसरा हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी। क्या पढ़ना है? पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे आकार में सबसे बड़ा पाँचवा जो है, पाँचवा आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जर्मन को जहान गोले ने पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष जो है उसके कक्ष तल पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा आप, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है। बोलेगा कि सौर मंडल का एकमात्र जो है ग्रह कौन है? एकमात्र ग्रह कौन है? पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है, जिस पर जीवन है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है, जिस पर क्या है? जीवन टिका हुआ है। पूरा का पूरा जीवन इसी पे है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह का कौन है? चंद्रमा है। एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपसे पूछा जाए आपसे, तो वह 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसको हटा देते हैं हम लोग। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर था। ठीक है, उसके बाद जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट लगाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगाता है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, बताइए। उसे सुपर मून कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? उसे सुपर मून कहते हैं। सुपर मून किसे कहते हैं? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसी स्थिति को हम लोग सुपर मून कहते हैं। ठीक है, सुपर मून को ही हम लोग पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। पेरिजी फुल मून भी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है। यानी दोनों एक ही चीज़ है, यानी 1 और 2 दोनों बोथ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सुपर मून को ही नाम है पेरिजी फुल मून। क्या नाम है? पेरिजी फुल मून है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, पेरिजी फुल मून। इसमें क्या होता है? तो इसमें चांद जो है, चांद 14% से ज़्यादा बड़ा तथा 30% से अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। जब ये सुपर मून या पेरिजी फुल मून, ये दोनों एक ही नाम है, जब होता है तो 14% से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है क्या? चंद्रमा।
और 30% से अधिक चमकीला भी दिखाई पड़ता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितना होता है? तो 3,84,365। कितना होता है? 3,84,365 किलोमीटर तक चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो हम लोग क्या पढ़े? 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की किलोमीटर कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। उसी तरह से यहाँ पे है कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? तो 3,84,365 किलोमीटर है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दें। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में क्या था मेरे? एक सेकेंड, ऑफ क्वेश्चन कहाँ चला गया? बैक आते हैं। हाँ, उसके बाद घूर्णन गति, ये हो गया आपका। एक सेकेंड, इसको हटा लेते हैं हम लोग, हटा लेते हैं। चलिए, उसके बाद पहला ये ऑप्शन नंबर 1 में आपका घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है? सुपरमून हो गया, सुबह घूर्णन गति है। घूर्णन गति, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की गति को जो है घूर्णन गति या दैनिक गति कहते जानते हैं। इसी कारण जो है दिन रात होता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय का लेखांकन जनदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन जनदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन क्रूजटेस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। अभी आपका इकोनॉमिक्स आ गया है। ठीक है, अब आपका इकोनॉमिक्स देखिए, डिस्कशन में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। नहीं तो यदि भगा के चलेंगे तो आपका वीडियो 30 मिनट में भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट को देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय इकोनॉमिक्स में आ जाता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन जनदाता जो है किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन जनदाता साइमन क्रूजटेस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है वो अलग चीज़ है। जैसे सेकंड ऑप्शन में पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस को राष्ट्रीय सांख्यिकी जनदाता कहा जाता है। ठीक है, पीसी महालनोबिस को अभी जो है 127वां जन्मदिन मनाया गया, 127वां। ठीक है, ये 67 से 68 पीसी महालनोबिस, इसी क्रम में जो है सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 29 जून जो आज है, 29 जून को मनाया जाता है। क्या? पीसी महालनोबिस जन्मदिन पे इन्हीं का जन्मदिन हुआ था 29 जून को। सी नंबर ऑप्शन नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो है, दादा भाई नौरोजी जो है राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपका ले लेते हैं पीला। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? बताइए, 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो उस समय से प्रति व्यक्ति आय 49 लाख नहीं था, 49 रुपया था। 49 रुपया था। ठीक है, 49 रुपया था, लाख नहीं था, 49 रुपया बताया गया था। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया। एक सेकंड 49 रुपया आपका बताया गया था 1911 ईस्वी में, और 1868 में आपका बताया गया था प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। और आज डेट में जो है अभी 2021 में प्रति व्यक्ति आय है 1,43,000 रुपया। 1,43,000 रुपया अभी प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, पीसी महालनोबिस और D.R. गॉडगिल के जो है अध्यक्षता में ये सब चीज़ जो है प्रमाणित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। अब हम लोग का पॉलिटी क्वेश्चन आ गया। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 2 ही है, इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स एक तरह का करंट होता है। ठीक है, इसमें इंडेक्स वगैरह दिया हुआ है। इंडेक्स वगैरह जो है बहुत सारा चेंज हो गया है। ठीक है, तो इंडेक्स वगैरह हम अलग से करा देंगे आपको। जो करंट क्वेश्चन है करंट नहीं करा सकते हैं, इसलिए 2 ही क्वेश्चन वहाँ से रह जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाए पॉलिटी में। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा? राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा पूछेगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा बोलेगा कि आपको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो संघीय जहाँ पे संघ लग गया, जैसे संघीय संविधान समिति, संघीय जहाँ पे लग गया संघीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति बोले। ठीक है, ये सब जवाहरलाल नेहरू के अधीन में आता था। बोलेगा प्रारूप समिति, बोलेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, शक्ति समिति हो गया आपका
चलिए सर, अब प्रारूपीय संविधान समिति बोलेगा तो पंडित वल्लभ भाई पटेल। प्रारूपीय संविधान समिति बोलेगा तो वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, बताइए। हम लोग जानते हैं कि मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें 389 गो सदस्य था, 389 सदस्य था प्रांत के लिए, 296 सदस्य चुना गया था इसमें से, ठीक है, विधानसभा के लिए, 208 जिसमें से मुस्लिम था और 73 स्थान अन्य निषेध का था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम बैठक? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है कि काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल जो है अलग संविधान की मांग कर दी गई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने जिसका स्थापना 1906 में हुआ था, ठीक है, इसका विरोध किया था, इस बैठक का विरोध किया था, ठीक है। और इसी जो है अलग संविधान, ये पाकिस्तान शब्द का मांग इसकी करने लगा था। हैदराबाद एक देशी रियासत ऐसा था जिसने प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित कभी नहीं हुआ, ठीक, कभी हुआ ही नहीं हैदराबाद, क्योंकि वो खुद चाहता था कि हमको भी एक अलग देश दे दो, जिसको ज़बरदस्ती जो आज़ादी के बाद 1948 में कब्जा किया गया प्रशासन के बल पे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की 12वीं महिला सदस्य कौन थी, बताइए। संविधान सभा की 12वीं महिला सभा अध्यक्ष कौन थी, बताइए। 12वीं महिला अध्यक्ष पूछा है, रेणुका राय। कौन थी? रेणुका राय, ठीक है। 13वां बोलेगा तो सरोजनी राजकुमारी अमृता कौर पूछा हुआ है, अमृता कौर। सरोजनी नायडू के बारे में याद रखिएगा। सरोजनी नायडू आपका केमा थे? सरोजनी नायडू आपका 12वां बोलेगा सरोजनी नायडू। रेणुका राय आपका 11वां था। 12वां सरोजनी नायडू, 11वां था रेणुका राय। सुचेता कृपलानी पूछेगा तो सुचेता कृपलानी आपका 14वीं थी। सुचेता कृपलानी आपका 14वीं थी, ठीक है। पहला बोलेगा तो अम्मू स्वामीनाथन। चलिए अगला चलते हैं, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, बताइए। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था सर, बताइए। राष्ट्रगीत जो है कब अपनाया गया था? सबसे पहले जानिए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई, गलत लिखा हुआ है, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 जो है को सबसे पहले ध्वज अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। दूसरा आपका ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान। पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, दूसरा ऑप्शन है 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, तीसरा है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, जो कि वंदे मातरम है, उसे अपनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा 26 जुलाई 1947 को जो है, एक सेकंड पे आते, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, इससे एक और क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 संविधान संशोधन पारित किया गया। इसमें 22 गो भाग था, 395 आर्टिकल था, ठीक है, 8 अनुसूची था उस समय, ठीक है। लेकिन यदि पूछेगा तो वर्तमान में 22 भाग, ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, ठीक है। चलिए बाकी जानते हैं कि क्वेश्चन शायद छूट गया है, एक 12 नंबर से नहीं हो गया है, ये भी हो गया है, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन अब बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, जो यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, बताइए। आंसर क्या होगा? यातायात प्रबंधक जो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और नन ऑफ दीज। यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। क्या हो जाएगा? कमीनो गोल्जी खोज किए थे इसका, गोल्जी काय। यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है, गोल्जी काय को। गोल्जी काय की खोज कौन किया था? कमीनो गोल्जी। चलिए चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम, ठीक है। देख लेते हैं, पहला है क्या? गोल्जी काय, ठीक है। सबसे पहला भाई इसे खोज कौन किया था? कैमिनो
गोल्जी साहब ने इसका खोज किया था। दूसरा पॉइंट, ठीक है। कमीने गोल्जी कहाँ के थे? इटली का था। कभी कभी पूछता किस देश से इनका संबंध है, इटली से थे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक कहा जाता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है, ठीक है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। गोल्जी का जो है कोशिका भित्ति एवं जो है लाइसोसोम जिसका खोज कौन किया? सी डी दुबे, ठीक है, निर्माण करता है। अगला पॉइंट इससे है कि गोल्जी का जो है ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। ये लिपिड का भी निर्माण करता है, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है, ठीक है। ये कोशिका भित्ति लाइसोसोम का निर्माण करता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट इससे नहीं, इतना आपको जो है एक और पॉइंट है कि सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी का किसका बना होता है? तो सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था आपका, क्या था आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो है अल्टमैन ने किया था खोज। अल्टमैन, किसने किया था? अल्टमैन। कब? 1886 में, ठीक है। लेकिन नामकरण बोले किसने किया? नामकरण आपका बेंडा साहब ने किए थे। किसने किए थे? बेंडा साहब ने किए थे, ठीक है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। एक और क्वेश्चन है, कोशिका में जो है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की निश्चित संख्या नहीं होती है। अगला पॉइंट इसे याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। कुछ और पॉइंट, इसे एक दो पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगला पॉइंट आप ध्यान रखिए, अगला कोई माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। अगला पॉइंट जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में धात्री के लिए इसमें आरएनए जो है राइबोसोम 70S प्रकार के जो है तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट नोट करके लिखिए कि डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए जो है, ठीक है, केंद्रक के अलावा जो है, केंद्रक में तो पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्लस में हरित लवक में भी पाया जाता है। चलिए कुछ और पॉइंट है, आप देख लीजिए। तीसरा क्या था? लाइसोसोम था ना। लाइसोसोम की खोज जो है सीडी दुबे ने किया था। लाइसोसोम खोज किसने किया? सीडी दुबे ने। दूसरा पॉइंट यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली की घिरी थैली जैसी संरचना होता है। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली का बना होता है। इसका निर्माण संवेदन विधि द्वारा गोल्जी कायम होता है। इसका निर्माण संवेदन विधि द्वारा गोल्जी कायम में होता है, ठीक है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अभिक्रिय एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेज, प्रोटोएसेज, कार्बोहाइड्रेट, सब इसी में मिलते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, ठीक है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। नोट करके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि स्तनधारियों के लाल
रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, 4 नंबर पॉइंट था आपका राइबोसोम। क्या था? राइबोसोम। अभी क्या पढ़े हम? 3 पॉइंट पढ़े, एक पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया, एक पढ़े गोल्गी कॉइल, एक पढ़े लाइसोसोम। चौथा नंबर पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किया था। रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किया था। किससे खोज किया था? रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किया था। किसने? तथा इसका जो है 1953 ईस्वी में 1953 जी पैलेडे ने जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। ठीक है। राइबोसोम को अगला पॉइंट क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, यानी पर्याप्त जो है स्थान प्रदान करती है, उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पत्ती का रंग पीला किस कारण होता है? बताइए। पत्ती का रंग जो पीला होता है वो किस कारण से होता है? तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन की उपस्थिति कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। टमाटर का लाल रंग होना लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग होना लाइकोपीन। विटामिन चुकंदर का अपना रंग जो बदलता है विटामिन का रंग कैरोटीन के कारण जो है पत्ती का रंग पीला भी होता है और गाजर का रंग लाल भी होता है। ठीक है। बाकी बर्नी लवक में जो है ये सब चीज़ आता है, लाल पीले रंग नारंगी रंग जो भी होता है सब बर्नी लवक में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, केंद्रक में क्या पाया जाता है? अगला क्वेश्चन बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, डीएनए, आरएनए, ये आरएनए है, आरएनए, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। डीएनए, आरएनए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। क्वेश्चन क्या है? केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक में क्या पाया जाता है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए, आरएनए और पादप कोशिका, जंतु कोशिका, चारों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। एक नज़र हम लोग देख लेते हैं पहले डीएनए। ठीक है। रंग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए डीएनए के बारे में देख लेते हैं। पहले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? तो बेस एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमीन होता है, सब जो है इसी में होता है। और इसमें साइटोसिन भी इसी में होता है। ठीक है। यह मुख्यतः किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा जो है आपका आरएनए है। क्या है? आरएनए राइबोज शर्करा होता है। क्या होता है? राइबोज शर्करा होता है। ठीक है। इसमें बेस थायमीन की जगह यूरेसिल आता है। बेस थायमीन की जगह यूरेसिल आता है। क्या आता है? यूरेसिल आता है। ठीक है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। या केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ठीक है। तीसरा मेरा पॉइंट क्या था? पादप कोशिका। क्या था? पादप कोशिका था। पादप कोशिका क्या है? इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें लवक भी पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, तारक काय अनुपस्थित होता है इसमें। तारक काय, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम इसमें क्या अब्सेंट होता है। अगला पॉइंट, रिक्तिका। ठीक है। इसको वैकल्स कहते हैं। इसमें बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है। अगला पॉइंट, इसका आकार लगभग आयताकार होता है। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, जंतु कोशिका के बारे में देख लेते हैं एक बार।
इसकी कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक, लवक भी इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित, लवक अनुपस्थित। ठीक है, तारक काय इसमें भी उपस्थित। रिक्तिका उसमें बड़ी थी, इसमें रिक्तिका इसमें छोटी होगी। ठीक है, किसमें? जंतु कोशिका में। इसका जो है आयताकार जो है पादप कोशिका में लगभग आयताकार होता था, लेकिन इसमें लगभग आकार वृत्ताकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत का प्रथम पनडुब्बी। अब आ जाइए विविध मिसलेनियस में हम लोग चलते हैं कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था, बताइए। INS कावेरी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। INS कावेरी भारत का प्रथम पनडुब्बी था। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी बोलेगा। ठीक है, परमाणु, एक सेकेंड, कलर आपका ले लेते हैं हम। परमाणु पनडुब्बी, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी बोलेगा तो INS चक्र। ठीक है, प्रथम बोलेगा भारत का प्रथम विमान वाहक पोत बोलेगा तो आपका INS विक्रांत। विमान वाहक पोत बोलेगा तो INS विक्रांत। पर भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी बोलेगा तो INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी बोलेगा तो INS कावेरी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें कुछ और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, एक बार हम आपको रिपीट करवा देते हैं। जैसे प्रथम परमाणु रिएक्टर, एक सेकंड, कलर हो गया आपका। चलिए, परमाणु रिएक्टर बोलेगा तो अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर बोलेगा तो अप्सरा। ठीक है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल आपसे पूछेगा तो अग्नि। क्या है? अग्नि। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी हो गया INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी बोलेगा तो INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत बोलेगा तो INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल बोलेगा तो अग्नि। और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र बोलेगा तो प्रक्षेपास्त्र। तब आपको बताना है पृथ्वी। प्रथम आणविक केंद्र बोलेगा, आणविक केंद्र, तब बताना है तारापुर। ठीक है, प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। बोलेगा प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। भारत का प्रथम यूनिवर्सिटी बोलेगा, प्रथम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बोलेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। कुछ और भी है, जैसे प्रथम दूरदर्शन केंद्र, एक क्वेश्चन शायद ऊपर दिए होंगे। भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ था? जयपुर में। पहला महिला रोजगार कार्यालय कहाँ था? जयपुर में। ठीक है, उसके अलावा भारत का प्रथम हाई स्पीड जो है ग्रामीण बॉन्ड नेटवर्क कहाँ शुरू किया था? इडुक्की, केरल में। याद रखिए, इडुक्की, केरल में। एक सेकेंड, इडुक्की आपका केरल में, देखिए केरल में किया गया था। ठीक है, प्रथम देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से। भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म बोलेगा तो झांसी की रानी। टेक्निकल फिल्म आपसे पूछा जाए, टेक्निकल फिल्म तो झांसी की रानी। टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म आपसे पूछा जाए तो माई डियर कुट्टी चातन। प्रथम जो है प्रथम प्रायोजित सीरियल बोलेगा तो हम लोग। क्या है? हम लोग। कब? 1984 में। ठीक है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बोलेगा प्रथम बंगाल गजट। कौन है? बंगाल गजट। प्रथम बंगाल गजट कब था? 1780 में। महिला रोजगार कार्यालय। ठीक है, उसके अलावा 2-3 पॉइंट और हैं, जैसे मुख्य फिल्म बोलेगा आपको, प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का प्रथम आने वाला ब्रिटिश PM कौन थे? भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश PM
बताइए भारत आने पर प्रथम ब्रिटिश में हेराल्ड एमसी मिलोन, हेराल्ड एमसी मिलोन, ऑप्शन नंबर 1 हेराल्ड एमसी मिलोन था। डेविड आइजनहावर जो है, डेविड आइजनहावर, देखिए कुछ मिसप्रिंट है तो आप जो है हम बोल रहे हैं डेविड आइजनहावर, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति है। क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति, पहले आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। जे.आर.डी. टाटा प्रथम भारतीय पायलट थे, प्रथम भारतीय पायलट थे, प्रथम भारतीय पायलट थे जे.आर.डी. टाटा, जे.आर.डी. टाटा प्रथम भारतीय पायलट थे। उसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बोल देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जेम्स ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की। ब्रिटिश सदस्य का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण। उसके अलावा कोई चीज़ हम रिपीट करवाते हैं आपको, चलिए। उसके बाद जैसे प्रथम गवर्नर, देखिए 4 क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, चारों क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, चारों क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। देखिए 4 क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। पहला बोलेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, लेकिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम बोलेगा कि भारत का अंतिम वायसराय बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए 4 चीज़ बोले हैं, फिर से ध्यान रखिए। एक और है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सिर्फ बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन बोलेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तब हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 5 चीज़ बोले, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बोले लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय बोले तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोले लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इसके अलावा कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बोलेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था। आपको प्रथम उपराष्ट्रपति बोले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री बोले जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री बोलेगा अबुल कलाम आज़ाद, प्रथम चीफ ऑफ एयर मार्शल बोलेगा सर एम हर्षल, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो आप पूछता है, बाकी कुछ अपने से भी देखते रहिएगा। जैसे बोलेगा इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय बोलेगा तो पुरुष मिहिर सेन, महिला में बोलेगा तो आरती साहा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय बोलेगा तो राकेश शर्मा, बोलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? शंकर कुरूप, बोलेगा ICS परीक्षा में सफल होने वाला प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र टैगोर, ठीक है। बोलेगा स्टालिन पुरस्कार प्राप्त कौन किया था? तो सैफुद्दीन किचली, बोला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो आज तक का क्वेश्चन आपको यहीं तक रहा, ठीक है। आज आपका क्वेश्चन आज का यहाँ समाप्त हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। आप लोग सिलेबस के अनुसार जो है पढ़ करके आइए, ठीक है। और डिस्कशन यहाँ पे होगा, कहीं भी कोई कमी रह गया होगा तो आप लोग जो है कल देखिए, कल का सिलेबस क्या है, 3 नंबर, कल पहला दिन आज समाप्त हो गया, दूसरा दिन बाद डिस्कशन हो गया है, तीसरा दिन आप लोग को कल पढ़ के आना है 5 से 6 नंबर पेज हिस्ट्री, 69 से 70 नंबर पेज आपका ज्योग्राफी, 129 से 130 नंबर पेज क्या चीज़ का? लूसेंट का ही पढ़ करके आना है, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स 164 से 165, आपको पॉलिटी बायोलॉजी 251 से 250 से 251, 292 से 293 आपका जो है
मिसलेनियस यानी विविध, ये कल का रहा आपका सिलेबस। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक जाइए आराम से पढ़िए, ठीक है। बाय बाय। और आपको कहीं भी यदि कोई दिक्कत होगा मिस प्रिंटिंग वगैरह पीपीटी बनाने वगैरह में, तो धीरे धीरे हम लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई किसी भी तरह का कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में उस बताएं, सुधारने की हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये 30 दिन की जो है मुहिम है चल रही है, जिसमें से 2 दिन समाप्त हो चुका है, मात्र 28 दिन बचा है। 28 दिन में पूरे दोस्तों के साथ हम लोग चल रहे हैं और पूरे परिवार हम लोग जो है इंसेप्शन कोचिंग सेंटर 30 दिन के अंदर पूरे जो है लूसेंट बैच समाप्त कर देंगे, जिसमें से 2 दिन आज हो चुका है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।